हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उन सभी शब्दों में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों 25 फेब को एसएसटी का पेपर है और बच्चों में काफ़ी डर का माहौल है और इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आज का ये वीडियो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी इंडियन पॉलिटी जो क्लास 10th की है उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं अपन। लगभग ये वीडियो 2 से 3 घंटे का हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और कल मैं हिस्ट्री का एक लेक्चर बनाऊंगा, तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि कल जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो रोल ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग करनी क्यों है, पावर शेयरिंग करने से क्या आउटकम्स मिलेंगे अपने को। और इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी बुक में 2 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं या 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझेंगे कि पावर शेयरिंग का क्या रोल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता है हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। श्रीलंका की अगर अपन डेमोग्राफी की बात करें तो ये नॉर्थ वाला जो रीजन है, आप ये देखेंगे कि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इस एरिया में जो लोग रहते हैं यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं। ये लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, इस एरिया के जो लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और लगभग इस श्रीलंका की पॉपुलेशन का 13% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं रेस्ट ऑफ जो श्रीलंका है, ये बाकी का जो श्रीलंका है, इसमें सिंहली भाषा बोलने वाले, सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सिंहली जो लोग हैं वो इस कंट्री में मेजोरिटी में है। ये तो हो गई एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की। 74% जो लोग हैं श्रीलंका में वो सिंहली भाषा बोलते हैं, वहीं 18% लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं। जो 18% तमिल लोग हैं उसमें श्रीलंकन तमिल्स हैं 13% है श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी बचे जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में उस समय कुछ तमिल लोग जो थे उन्हें श्रीलंका में भेजा गया प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, तो बाकी के जो लोग हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। अब श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद इन्होंने जो पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाया, इनके यहाँ पे 2 मेन कम्युनिटी 2 है, एक तो तमिल्स और दूसरे सिंहली बोलने वाले। तो इनके बीच में जो पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाया वो था मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब जो मेजोरिटी में है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, ठीक है। और ये कैसे, जैसे 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया और इस एक्ट के थ्रू इन्होंने सिंहली लैंग्वेज को श्रीलंका की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब जब सिंहली भाषा को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया तो दूसरे जो लोग थे तमिल्स, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सिंहली लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं और वो अपने फेवर में लॉज बना रहे हैं, ठीक है। सिंहली, और उन्होंने मेजोरिटेरियन का फ़ायदा उठाते हुए अपने फेवर्स में पॉलिसीज़ बनाई, जैसे जॉब्स वगैरह या यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन्स के लिए रिजर्वेशन भी सिंहली बोलने वाले लोगों को मिलने लगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगे और सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ गई और लगभग 2009 तक ये सिविल वॉर चले। अब सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ, बहुत से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, कई लोग मारे गए इस सिविल वॉर में और देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो कई सालों तक रुक सा गया था, ठीक है। तो ये तो था श्रीलंका का इकोनॉमिक मॉडल। श्रीलंका का इकोनॉमिक मॉडल क्या था, मेजोरिटेरियनिज्म, कि जो मेजोरिटी में है उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल किया और अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है बेल्जियम का। ये जो बेल्जियम है ये यूरोप की एक कंट्री है और बेल्जियम के इस साइड आता है फ्रांस, इस साइड है फ्रांस नेशन। आप इस साइड देखेंगे तो जर्मनी है इस साइड, और आप नॉर्थ में देखेंगे तो नीदरलैंड्स, ठीक है। तो इसी वजह से इन कंट्रीज़ का इस पर इन्फ्लुएंस है। और बेल्जियम में आप ये नॉर्थ वाला जो रीजन देखेंगे, ये नॉर्थ वाला, इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। इसको बोलते हैं इस नॉर्थ वाले रीजन को बोला जाता है फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन। वहीं ये जो साउथ वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन।
तो फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं उनको वो कौन सी भाषा बोलते हैं? डच लैंग्वेज। फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और देश की 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोलती है। वहीं 40% पॉपुलेशन जो है फ्रेंच बोलती है, वो वेलोनिया रीजन में रहती है। तो जो 40% पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहती है, 40% जो पॉपुलेशन है वो वेलोनिया रीजन में, और बाकी की जो फ्लेमिश रीजन में रहती है 59% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो ये है इतनी कंपोजिशन बेल्जियम का। अब बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का कैसे मॉडल अपनाया? बेल्जियम में भी दो टाइप की कम्युनिटी है, एक डच लैंग्वेज बोलने वाली और एक फ्रेंच बोलने वाली। तो इनके बीच में बेल्जियम ने क्या किया कि इक्वलिटेरियन का कॉन्सेप्ट अपनाया। वहीं श्रीलंका ने क्या किया था? मेजोरिटी की इम्पोज करने की कोशिश की। वहीं बेल्जियम ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए और उसके बाद जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे उनको इक्वल कर दिया। यानी कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, उन दोनों के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट में होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मेंबर्स है पार्लियामेंट में, तो 50 मेंबर्स वो होंगे जो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज से रिलेटेड है, या और 50 मेंबर्स वो होंगे जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, पावर्स का डेलीगेटेड किया स्टेट गवर्नमेंट्स में। यहाँ पर 2 स्टेट है, एक तो फ्लेमिश और दूसरा वेलोनिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ की कि जो पावर्स है वो फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी पावर्स का डेलीगेशन किया गया। तो इससे क्या जो लोकल कम्युनिटीज़ है या लोकल नीड्स है उनके हिसाब से सारी पावर्स का शेयरिंग हुई। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट की स्थापना की गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इनका काम यह था कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इशू हो या कल्चरल रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो कौन देखेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे फ्रेंच और डच पीपल जो हैं, अगर इनके बीच में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सोल्यूशन कौन करेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और उसके अलावा इनकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहाँ पर एक कैपिटल है ब्रुसेल्स, उस ब्रुसेल्स में जो इथनिक कंपोजिशन है उसमें ब्रुसेल्स में फ्रेंच पीपल मेजोरिटी में है, 80% फ्रेंच रहते हैं और 20% डच रहते हैं। तो ब्रुसेल्स में क्या किया इन्होंने कि एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई ब्रुसेल्स में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतनी कंपोजिशन अलग था। जो पार्टी या जो कम्युनिटी कंट्री में माइनॉरिटी है वो ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में है, और इसी वजह से ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट की स्थापना हुई। और जब दोनों जो पार्टीज़ हैं फ्रेंच और डच बोलने वाले की, इन दोनों को जब इक्वल राइट्स मिले तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस या कॉन्फ्लिक्ट के कारण या कॉन्फ्लिक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम हो गई। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। ठीक है, और इनके बीच में पावर शेयरिंग का एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जो भी स्टेट्स के नेम होते हैं बेल्जियम में वो फ्रेंच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज दोनों में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब दोनों लैंग्वेज को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई। जैसे कि श्रीलंका ने किया, श्रीलंका ने क्या किया कि अपनी एक लैंग्वेज जो मेजोरिटी की लैंग्वेज की उसको माइनॉरिटी पर थोपने की कोशिश की, इस वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए। वहीं बेल्जियम ने क्या किया कि दोनों जो लैंग्वेज थी उन दोनों को इक्वल राइट्स दिए या दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ना हो सके। ठीक है, और इसलिए जो बेल्जियम का जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। ठीक है, कंक्लूजन में अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसी है, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी है और बेल्जियम भी डेमोक्रेसी है, पर दोनों ने जो पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाया वो बिल्कुल अलग था। बेल्जियम ने क्या किया इक्वल राइट्स दिए, किसको? दोनों कम्युनिटीज़ को। वहीं श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया, यानी कि जो पॉपुलेशन मेजोरिटी में है उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस या अपनी लैंग्वेज को दूसरों पर थोपने की कोशिश की, और इस वजह से वहाँ पर श्रीलंका पर कॉन्फ्लिक्ट हुए। ठीक है, तो इसलिए पावर शेयरिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देश की ग्रोथ में, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग इक्वल होगी, कम्युनिटीज़ को इक्वल पावर्स दी जाएगी तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल कम होंगे और इस वजह से देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। देश का रिसोर्सेज खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में खर्च नहीं होगा, वो दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दूसरे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी काम आएगा। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि डेमोक्रेसी में। फिर एक बात आती है कि एक क्वेश्चन है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल।
पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें पावर शेयरिंग करनी पड़ रही है? तो इसके दो रीज़न्स हैं, एक तो होता है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरे होते हैं मोरल रीज़न। ठीक है, प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है? प्रूडेंशियल रीज़न जो आउटकम्स की बात करते हैं कि भाई पावर शेयरिंग करने से क्या आउटकम्स निकलेंगे, उस पर बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। तो पावर शेयरिंग करने से पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाती है। जैसे अपन ने श्रीलंका और बेल्जियम के केसेस में देखा कि पावर शेयरिंग अगर ढंग से होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो आउटकम्स क्या होंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होगी और स्टेबिलिटी आएगी देश में। तो ये कौन से हो गए? प्रूडेंशियल रीजंस। दूसरे रीजंस हो गए मोरल रीजंस कि डेमोक्रेसी जो आई, डेमोक्रेसी का बेस ही यही था कि पावर का शेयर हो। तो इट इज़ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, क्योंकि पहले डेमोक्रेसी से पहले मोनार्की हुआ करती थी, एक राजा हुआ करता था और सारी पावर उसी के पास होती थी। तो उसमें पावर शेयरिंग नहीं होती थी, इसलिए डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया जिसमें पावर शेयरिंग की जाती है और पब्लिक जो है पब्लिक डायरेक्टली रूल करती है या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करती है। तो पावर शेयरिंग जो है बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। तो दो रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न जो आउटकम्स पे बात करता है, मोरल रीजंस जो बेसिक स्पिरिट पर बात करता है पावर शेयरिंग की। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है? पहला होता है बिटवीन गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है? जब भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के तीन मेजर पिलर्स होते हैं। पहला पिलर होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा जो पिलर होता है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का, वो होता है जुडिशरी का क्या काम होता है? इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जब हो रहा है तो उसमें अगर कोई लॉ को वॉयलेट करता है तो उस मैटर में जुडिशरी का रोल आता है, यानी कि कोई वॉयलेट कर रहा है रूल्स का तो उनको सज़ा वगैरह देना, तो ये किसका काम है? जुडिशरी। तो इस टाइप की जो पावर शेयरिंग है, कुछ काम लेजिस्लेचर को दे रखे हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव को दे रखे हैं, कुछ जुडिशरी को दे रखे हैं। तो ये जो पावर शेयरिंग है ये सिंगल लाइन में, यानी कि सबके पास अपने अपने काम हैं, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, दूसरा मॉडल होता है, दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है पावर शेयरिंग की फॉर्म होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि एक होती है देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़, ये लोकल गवर्नमेंट है। तो ये जो इस टाइप का पावर शेयरिंग है, कुछ लिमिटेड मैटर्स में, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए या फिर कुछ कम्युनिकेशन या डिफेंस वगैरह के जो इश्यूज़ हो गए, उन पर कौन रूल्स बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। वहीं पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, सक्सेशन हो गया, उस पर कौन रूल्स बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल लेवल पर उसको डेवलपमेंट करने का ये काम करता है। तो सबके पास वर्टिकली पावर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक लेवल के नीचे दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के नीचे तीसरा लेवल, तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ। तो ये किस टाइप की पावर शेयरिंग हो गई? वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी की जाती है, जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन एंड वीमेन इन लेजिस्लेचर। अब जो सोसाइटी में अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे दलित आदिवासी हो गए या महिलाएं हो गई, इनको जब पावर्स दी जाएगी, जैसे उनको लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, तो उनको जो पावर देंगे उसको बोलेंगे कि सोशल ग्रुप्स को पावर देना। वुमेन एक सोशल ग्रुप है, आदिवासी या दलित लोग एक सोशल ग्रुप है। अगर उनको एम्पावरमेंट करेंगे या उनको जो पावर दी जाएगी या उनको लॉ मेकिंग में या मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, MLAs MPs बनाया जाएगा, तो उस टाइप में उसको क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, बेल्जियम वाली। बेल्जियम में अपन ने कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ी थी, वो भी सोशल ग्रुप का एग्जांपल है। देन नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है।
जैसे इलेक्शंस हुए, कोई एक पार्टी है ए, बी पार्टी है, इस पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, इस पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे, ये दोनों पार्टी मिलके सरकार बनाएगी, दोनों पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट। अब जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो ए पार्टी भी अपने पास कुछ पावर्स रखेगी, बी पार्टी भी अपने पास कुछ पावर्स रखेगी, तो दोनों पार्टीज़ के बीच में पावर का शेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये भी पावर शेयरिंग का एक स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, सोसाइटी में कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बात बताई थी कि दलित्स हो गए, आदिवासी हो गए, ठीक है, आदिवासी हो गए, तो ये सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमारा भी डेवलपमेंट करो, हमें भी पावर शेयर करो, तो ये भी प्रेशर ग्रुप्स हो गए। दूसरा, फार्मर्स, जैसे आपने देखा होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे बहुत सी बार, 2 बार फार्मर्स प्रोटेस्ट हो चुके दिल्ली में, तो फार्मर्स भी एक प्रेशर ग्रुप है। क्या है, प्रेशर ग्रुप है। तो ये सरकार पर दबाव बनाते हैं कि भाई हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो, तो उसमें भी पावर शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करती है। तो ये अपन ने 4 मेथड पढ़ लिए। ठीक है, तो ये अपना पावर शेयरिंग का चैप्टर हुआ ख़त्म। फिर आता है अपना चैप्टर 2, फेडरलिज्म। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म कैसे बनते हैं, या हाउ इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, कि इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है, इंडिया को अपन फेडरल कंट्री क्यों बोल रहे हैं, और हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। ये सारे जो टॉपिक्स है वो अपन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जो कि है फेडरलिज्म। सो लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम। जनरली 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, दीज आर, फर्स्ट इज यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, सेकंड इज फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक देश में सिंगल गवर्नमेंट होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक देश में सिंगल गवर्नमेंट होती है। वहीं फेडरल सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। कैसे, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर हो गई लोकल गवर्नमेंट, फिर हो गई लोकल गवर्नमेंट। तो ये मल्टीपल टीयर्स हैं फेडरलिज्म के। ठीक है, तो फेडरलिज्म ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिवीजन। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, उसमें डिफरेंट लेयर्स थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो वर्टिकल डिवीजन जो था पावर शेयरिंग, उसी का एक एग्जाम्पल होता है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर होती है, पावर एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होती है और पावर का डेलीगेशन होता है। एंड पावर एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होती है और पावर का डेलीगेशन होता है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाती है और उनको एम्पावर किया जाता है। इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेक्स रूल्स ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर रूल्स बनाएगी जो पूरे देश के लिए या एंटायर कंट्री के लिए कॉमन इंटरेस्ट का हो। जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, ये पूरे देश के लिए कॉमन होते हैं, कॉमन चीज़, उन मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बाकी जो लोकल नीड्स होती है, जैसे डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नीड्स होती है, उन लोकल नीड्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की और लोकल गवर्नमेंट की। तो फेडरल सिस्टम इस तरीके से काम करता है। स्टेट्स, फेडरल सिस्टम में जो स्टेट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होते सेंटर के, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स हैं, वहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ पावर्स हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, वहीं लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में पावर का डेलीगेशन होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। ये कुछ कंट्रीज है दुनिया भर के जिनमें फेडरल सिस्टम आज के टाइम में फॉलो किया जा रहा है। पहला है कनाडा, दूसरा है USA, फिर ब्राज़ील,
जर्मनी, रशिया, इंडिया, इन सभी कंट्रीज़ में फेडरल सिस्टम होता है, जहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है, उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, इन कंट्रीज़ के एग्जांपल्स। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स की। फेडरलिज्म के लिए क्या फीचर्स है? अगर किसी देश में फेडरलिज्म है तो हमें कैसा पता चलेगा कि वहाँ पर फेडरलिज्म है? कुछ तो हमें फीचर्स दिखेंगे, कुछ क्वालिटीज़ दिखेगी उस कंट्रीज़ में, उससे अपन बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है। जैसे 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अपन ने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, फिर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये मल्टीपल 2 टीयर्स भी हो सकते हैं और 3 और इससे ज़्यादा टीयर भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल टीयर और मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिसडिक्शन। हर टीयर का एक खुद की जुरिसडिक्शन होती है, सबके अपने काम निर्धारित होते हैं, वो उसी जुरिसडिक्शन में रहकर काम करते हैं। सबके अपने अपने रोल्स होते हैं हर गवर्नमेंट का, वो अपने रोल्स को पूरा करते हैं, और हर टीयर जो होता है वो उसकी खुद की जुरिसडिक्शन होती है, विच इज़ स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जुरिसडिक्शन कहाँ बताई गई होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। हर एक टीयर की जो जुरिसडिक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया होता है। ठीक है, देन फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय एनी सिंगल टीयर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जैसे इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इंडिया में हम यूनिटरी सिस्टम लागू कर दें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम इंडिया में फेडरल सिस्टम को हटाकर यूनिटरी सिस्टम ले आते हैं, तो वो ऐसा अकेले नहीं कर सकती। वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं, बट अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। यानी कि सिंगल टीयर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इंडिया में यूनिटरी सिस्टम रहेगा या फेडरल सिस्टम। यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता सिंगल टीयर के द्वारा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कौन इंटरप्रेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंटरप्रेट करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज़ लिखी हुई है तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी क्या होगा? इसको कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब कि सभी नागरिक समान होंगे, उनको इक्वल राइट्स होंगे, सबको बोलने का अधिकार होगा, तो सबको। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। ईच टीयर हैज़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और उस टैक्स को यूज़ करके इनके जो फंक्शंस है उसको पूरा करेगी। वहीं स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, उस टैक्स के पैसे से स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस या अपने काम करती है। तो हर और लोकल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास भी, लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। तो ये सब फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। और फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू प्रोटेक्ट यूनिटी ऑफ नेशन एंड अकोमोडेट डाइवर्सिटी इन द कंट्री। यानी कि यूनिटी कैसे प्रोटेक्ट होगी? जब डिफरेंट स्टेट्स में इक्वल राइट्स मिल जाएंगे उनको, या डिफरेंट जो रीजन्स है, डाइवर्सिटी है, उनको जब इक्वल राइट्स मिलेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो देश की यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा, जब हम लोकल लेवल पर पावर्स देंगे तो जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो रीजनल लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती है अपने लोकल नीड्स को, तो वो अच्छे से उनको फुलफिल कर पाएगी और जो उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। जैसे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन विच इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय अ सिंगल टीयर, कोर्ट इंटरप्रिटेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, each tier has its financial autonomy, and federalism has 2 objectives. One is to protect the unity of nation and second is to accommodate the diversity of nation. Then comes the formation of federation. फेडरेशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके 2 मेथड है या 2 वेज है। ठीक है, पहला फेडरेशन कैसे बनती है? अलग अलग स्टेट्स होते हैं, वो स्टेट्स साथ में कंबाइन होकर एक कंट्री बना दे। तो एक टाइप से ये हो गया जैसे यूएसए क्या हुआ? बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक देश बनाया उन्होंने, बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया जिसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया कि फेडरेशन एक ऐसे बन सकती। दूसरा, फेडरेशन बनने के एक कोई देश है, एक कंट्री है जो कि बहुत लार्ज एरिया पर है, बहुत बड़ा कंट्री है,
तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस लाने के लिए, यानी कि जो सरकार की पॉलिसीज़ है उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए कि भाई लोकल लेवल तक उनका जो है फ़ायदा पहुंच सके, तो इसलिए सरकार क्या करती है, अपने देश को छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करती है, जिनको अपन प्रोविंसेस या स्टेट्स बोल देते हैं, ठीक है। और स्टेट्स को जो है पावर्स दे दी जाती है, हर स्टेट को कुछ पावर्स दे दी जाती है। तो इस तरीके से भी फेडरेशन बनती है। तो ये दो मेथड होते हैं फेडरेशन बन के, या तो सारे स्टेट्स मिलकर कंट्री बनाए, या कंट्री अपने आप को स्टेट्स में डिवाइड करें, ठीक है। ये मेथड्स हो गए फेडरेशन के। फिर बात करते हैं इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है। हाउ इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है तो फिर इंडिया फेडरल सिस्टम कैसे हुआ या फेडरेशन कैसे हुआ? तो इंडिया की जो गवर्नमेंट चलती है उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं और फेडरेशन के हैं। जैसे इंडिया में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट अपन ने पढ़ा। फेडरल सिस्टम में क्या होता है? 2 और मोर टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इनिशियली इंडिया में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट थी, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर जब बाद में हमें ज़रूरत लगी तो तीसरा टियर बनाया गया लोकल गवर्नमेंट का, जो कि आज के टाइम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा टियर बनाया गया। फिर क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो ये किसका फीचर है? फेडरेशन का। तो इंडिया में जो यूनियन है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बताई गई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट किस मामलों में रूल्स या लॉज बनाएगी वो बताया गया है। स्टेट लिस्ट में स्टेट्स की पावर बताई गई है, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट प्लस सेंटर ये दोनों लॉज बना सकते हैं। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉज या रूल्स बना सकते हैं। तो तीनों जो टियर हैं गवर्नमेंट के, इनको अलग अलग पावर्स मिली है, और इन पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यूरिसडिक्शन में उनमें बताया गया है अलग अलग सेपरेट लिस्ट बनाकर, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ये भी फीचर किसका है? फेडरल सिस्टम का। उसके बाद जो रेजिडरी पावर्स होती है, रेजिडरी पावर्स का मतलब है कि ऐसी पावर्स जो इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखी गई, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं लिखी गई। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था अपना 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद, तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, उस समय मशीन लर्निंग नहीं थी, उस समय कंप्यूटर्स नहीं थे। तो उन पर उनकी कोई बात ही नहीं हुई कि इन मैटर्स में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैटर्स में कौन रूल्स बनाएगा। तो ये आ जाती है रेजिड्यूरी पावर्स, ऐसी पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है? यूनियन के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई रूल्स बनाने हो तो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जिनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बाउंडेशंस लगाई गई हैं दूसरे लोगों पे। जैसे मैं आज जाकर नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन नहीं खरीद सकता, या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता नॉर्थ ईस्ट में। तो वो क्यों? क्योंकि उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो उनके कल्चर और लैंग्वेज को डैमेज करेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन स्टेट्स को कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं। तो अगर किसी स्टेट को स्पेशल राइट मिल रहे हैं तो ये किसका फीचर हुआ? ये फेडरल सिस्टम का फीचर हुआ। फिर यूनियन गवर्नमेंट कांट चेंज फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलेटरली। ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि यूनिलेटरली यूनियन गवर्नमेंट जो है बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती बिना स्टेट्स के सपोर्ट के, ठीक है। तो स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। अगला क्वेश्चन है कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे आया, इंडिया में धीरे धीरे फेडरलिज्म कैसे डेवलप हुआ। तो फेडरलिज्म की शुरुआत होती है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इस प्रकार का कुछ मैप था, ठीक है। ये मैप था जहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट थे, ये मद्रास, ये बॉम्बे, ये उत्तरांचल, ये सेंट्रल प्रोविंस। तो इस तरीके से कुछ प्रोविंस थे, स्टेट्स थे। पर बाद में आज के जो टाइम में आप देखोगे 2025 में तो कुछ इस टाइप से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स जो बने वो लैंग्वेज के बेसिस पर बने। जैसे तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे दिया, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु दे दिया, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटका दे दिया, उड़िया भाषा बोलने वालों को उड़ीसा दे दिया, भोजपुरी वालों को बिहार दे दिया। तो इस तरीके से पंजाबी बोलने वालों को पंजाब, ठीक है, गुजराती बोलने वाले को गुजरात, महाराष्ट्र, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का डिवीजन हुआ।
जब इनिशियली डिवीजन हो रहा था लैंग्वेज के बेसिस पर, तो हमारे जो लीडर्स थे वो काफ़ी डरे हुए थे कि हो सकता है आगे जाकर ये लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बन रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर अलग से देश डिमांड कर सकते हैं। पर जब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया तो उससे ये चीज़ निकल कर आई कि इससे यूनिटी और बढ़ी देश की। कैसे बढ़ी? कि जब कोई एक लैंग्वेज बेसिस पर एक स्टेट बनाए तो वो स्टेट अपनी लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको दूसरी लैंग्वेज से खतरा भी नहीं है, क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि हम पर हिंदी थोपी जाएगी, हिंदी का प्रभाव होगा या हमें ज़बरदस्ती हिंदी सिखाई जाएगी, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि यूनिटी बढ़ी देश में। ठीक है, तो पहला टेस्ट ये होगा। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही कि नो ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जैसे जो गलती श्रीलंका ने की वो इंडिया ने नहीं की। श्रीलंका ने क्या किया कि सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और तमिल को एलियनेशन या तमिल को अलगाववाद का भाव पैदा हो गया तमिल लोगों में। ठीक है, तो वो गलती इंडिया ने नहीं की, क्योंकि इंडिया में लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी एक लैंग्वेज, जैसे हिंदी को अगर आज अपन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, तो जो कन्नड़ बोलते हैं, जो मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, वो इस चीज़ का विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज पॉलिसी ने भी एक फेडरलिज्म को मजबूत करने का काम किया इंडिया में। ठीक है, दूसरा, इंडिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में लिखा हुआ है। ऐसी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। तो 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, बट किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं किया। सारी लैंग्वेज को इक्वल समानता से देखा गया और सारी लैंग्वेज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लंबे टाइम तक सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही पार्टी गवर्नमेंट थी, वो थी कांग्रेस। ठीक है, सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ज़्यादातर स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस वजह से क्या होता था कि स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। यानी कि केंद्र सरकार में भी या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पार्टी है, तो उन्हें अपनी पार्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टी के साथ रिलेशन भी मेंटेन करना है। तो स्टेट जो है अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। बट 1980s के बाद कुछ नई रीजनल पार्टीज डेवलप हुई, रीजनल पार्टीज बनी। ठीक है, और अलग अलग स्टेट में। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी और लोकल लेवल पर डिफरेंट गवर्नमेंट थी, जैसे स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट थी, तो उस समय स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी जो पावर्स हैं उनको फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके। तो स्टेट्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंटली पावर्स एक्सरसाइज करने का मौका मिला। ठीक है, तो कब मिला? जब स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट्स आई और सेंटर में डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई। तो इसलिए भी हमारे देश में फेडरलिज्म जो है वो मजबूत हुआ। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स हैं। फिर बात करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में लगभग 1300 लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में कितनी? लगभग 1300 लैंग्वेजेस हैं। अगर इन लैंग्वेजेस को ग्रुप कर दिया जाए आपस में, जैसे भोजपुरी हो गई, राजस्थानी हो गई और बुंदेलखंडी वगैरह, बहुत सी लैंग्वेजेस को, छोटी मोटी लैंग्वेज को मर्ज करके एक हिंदी में, जैसे हिंदी मर्ज कर लिया, तो ऐसे मर्ज करने के बाद भी लगभग 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। कितनी? 121। इट्स अ ह्यूज नंबर। और इनमें से 22 लैंग्वेजेस ऐसी है जो 8th शेड्यूल में मेंशन है और इसलिए उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो ये हुई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और इसीलिए हमने कोई भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं घोषित किया, क्योंकि अगर किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करते हैं तो इसका दूसरा इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता कि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं या बाकी जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं और हो सकता है सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी बन सकती थी। फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है?
जब पावर एक जगह या एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। जब पावर का डेलीगेशन होता है या लोकल लेवल पर या अपने निचले टीयर पर जब पावर ट्रांसफ़र होती है तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पर एक ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया नीडेड 1 मोर टीयर। पर हमारे स्टेट्स ही इतने बड़े हैं कि हमें और ज़्यादा टीयर की ज़रूरत पड़ी। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक इतना बड़ा स्टेट है कि यूरोप के कई बड़े बड़े कंट्रीज़ भी, यूरोप के जो मेजर कंट्रीज़ है वो भी राजस्थान से छोटे हैं एरिया वाइज। तो राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, तो इतने बड़े स्टेट में सरकार के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसको और छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए या लोकल लेवल पर डिवाइड करने के लिए या पावर्स को लोकल लेवल पर ट्रांसफ़र करने के लिए 3rd टीयर बनाया गया। तो 3rd टीयर वॉज फॉर्म्ड एज लोकल गवर्नमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी वो लोकल लेवल पर ट्रांसफ़र की गई और इसी को क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर सेंट्रल से स्टेट लेवल में ट्रांसफ़र हुई और स्टेट से लोकल लेवल पर ट्रांसफ़र हुई तो इसको क्या बोला जाता है, पावर्स के ट्रांसफ़र क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट्स इंडिया में 1959 से ही बन गई थी। जैसे राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत स्थापित हुई थी 1959 में। बट उनके साथ इश्यूज़ क्या था कि उनके रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, वो एक ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं थी, पैसों की कमी थी और इस वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। तो 1992 में क्या किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बनाया गया 1992 में और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया क्या कि इसको 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कब, 1992 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से क्या हुआ कि इनके रेगुलर इलेक्शंस कराना सरकार के लिए बाइंडिंग हो गया, यानी सरकार को रेगुलर इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर विमेंस के लिए 1/3 सीट्स भी रिजर्व की गई, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें लोकल गवर्नमेंट का, अगर लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन, सरपंच वगैरह होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर बनती है पंचायत समिति, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर बनती है पंचायत समिति और बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर बनती है जिला परिषद। तो एक डिस्ट्रिक्ट में ये हायरार्की होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। वहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ में होती है म्यूनसिपैलिटी, उससे ऊपर होती है म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया और डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन रीज़न यही था कि जैसे कोई गांव है, अब एक गांव में क्या समस्या है उस गांव के लोग बेहतर समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरे गांव में कोई समस्या है, जैसे रोड नहीं है, पानी नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये मुझे पता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उनको थोड़ी पता कि मेरे गांव में क्या दिक्कत है। तो जब पावर को लोकल लेवल पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो मैं उस पावर का यूज़ कर जो मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कर सकता हूँ, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया अपना चैप्टर 2 ख़त्म। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जेंडर और पॉलिटिक्स का रोल क्या है, दूसरा रिलीजन और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, और सेक्युलर स्टेट क्या होता है, और कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये सारे टॉपिक्स अपन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर की बात करते हैं और जेंडर का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, ये समझेंगे। तो सबसे पहले अगर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किया जाए कि हमारे देश में जो वर्क फोर्स है या लेबर है उसका अगर सेक्सुअली डिवीजन किया जाए तो या तो फीमेल्स हैं, वीमेन वर्कर है और एक मैन वर्कर है। तो वीमेन वर्कर जो क्या करती है, ट्रेडिशनली क्या करती थी, इनसाइड वर्क जैसे कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, टेलरिंग, रेजिंग किड्स, बच्चे बड़े करना वगैरह, ये सारे काम कौन करती है, महिलाएं करती है घर में। वहीं आदमी क्या करते हैं, आउटसाइड वर्क्स करते हैं और उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे काम हैं कुकिंग, क्लीनिंग, टेलरिंग, रेजिंग वगैरह, ये सारे काम आदमी भी करने को तैयार है, मेंस भी करने को तैयार है, पर तभी जब उनको पैसे मिले या व्हेन दे आर गेट पेड फॉर दैट,
ठीक है। ऐसे बहुत सी बार अपन ने रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखे होंगे कि जो शेफ़ वगैरह हैं वो कौन है, मेल स्टाफ है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अर्लियर पहले क्या होता था कि खाली मेन जो होते थे वो अलाउड थे पब्लिक वर्क्स के लिए, पॉलिटिक्स में, वोटिंग वगैरह और इलेक्शंस कंटेस्ट करने में। तो पहले महिलाओं का इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं थे, वोट करने के राइट्स नहीं थे, ठीक है, पब्लिक वर्क्स जो होते हैं आउटसाइड वर्क्स वो करने के राइट्स नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ कि ओवर द टाइम डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए और उसके बाद महिलाओं को धीरे धीरे राइट्स दिए जाने लगे, ठीक है। जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से होता था, फीमेल्स को बहुत कम राइट वो मिला करते थे और इस वजह से फीमेल्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी दयनीय या मिजरेबल थी, ठीक है। अब विमेन का अगर महिलाओं की अगर परिस्थिति सुधारनी है या अगर उनका डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकता है? तो बेस्ट वे टू एम्पावर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन बी द प्रोवाइडिंग दम पॉलिटिकल पावर। किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन का डेवलपमेंट करना है या पिछड़े वर्ग का डेवलपमेंट करना है तो आप क्या करो, उनको पॉलिटिकल पावर्स दे दो। पॉलिटिकल पावर जैसे महिलाएं हैं, अगर महिलाएं वीक हैं तो अगर महिलाएं पॉलिसीज़ बनाएगी या महिलाएं लीडर्स होगी तो वो कभी भी अपने खिलाफ पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी, वो अपने फेवर में बनाएगी पॉलिसीज़। तो उससे क्या होगा, उनका एम्पावरमेंट होगा। जैसे दलित या आदिवासी है तो वो कभी भी अपने खिलाफ पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो दलित आदिवासी अपने फेवर में पॉलिसीज़ बनाएंगे तो उस वजह से उनका डेवलपमेंट होगा। तो किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन का डेवलपमेंट करना हो तो आप उनको पॉलिटिकल पावर्स दे दो, ठीक है। तो ये बेस्ट वे होता है। अगर महिलाओं के पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन की बात करें कि हमारी पार्लियामेंट में कितने परसेंट महिलाएं थी, तो मैक्सिमम 14.36% जो पार्टिसिपेशन था 2019 में। तो 2019 में पार्लियामेंट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना था, 14.36%। और इसी वजह से महिलाओं की जो कंडीशंस थी वो काफ़ी दयनीय मिजरेबल थी, क्योंकि उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। सारे मेल कैंडिडेट्स थे, सारे एमपीज़ और एमएलएस कौन थे, मेल। तो इस वजह से उन पर महिलाओं की कोई बात वहाँ पर नहीं रख रहा था, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो और रिजर्वेशन करके आप उन्हें पार्लियामेंट में सीट्स प्रोवाइड करो। जब महिलाएं रूल मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में आएगी तो महिलाओं के फेवर में डिसीजंस लेगी और उससे उनका एम्पावरमेंट होगा। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 पास किया और इसके थ्रू पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विमेंस के लिए 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। विमेंस के लिए 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई, तो इससे उनका एम्पावरमेंट होगा। तो ये जेंडर का पॉलिटिक्स से रिलेशन है कि जो विमेन जो है या फीमेल जो है उनका पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है और उनका एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बीच में ये रिलेशन। नेक्स्ट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन का और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है रिलीजन और कम्युनलिज्म। तो अगर रिलीजन की बात करें तो अनलाइक जेंडर, रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि रिलीजन हमेशा से पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है। पॉलिटिक्स में हमेशा रिलीजन की बात की जाती है और जैसे जेंडर को नेग्लेक्ट किया जाता था पॉलिटिक्स में, वैसे रिलीजन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने एक बार कहा था, गांधी जी का कोट है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर रिलीजन का उनका मतलब था कि मोरल वैल्यूज़। हर रिलीजन में कुछ मोरल वैल्यूज़ होती है, जैसे कि हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है या कुछ किसी को चीट नहीं करना है, ऐसी कुछ मोरल वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पर गांधी जी का रिलीजन से क्या मतलब था, मोरल वैल्यूज़। तो उनका मतलब उन्होंने कहा था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आते हैं वेरियस ह्यूमन राइट ग्रुप्स डिमांडेड टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। हमारे देश में बहुत से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं जो हमेशा बात करते हैं कि हमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पर्शियंस हो गए, पारसी, जोरेस्ट्रियंस जो है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बात कौन कर रहा है, ह्यूमन राइट ग्रुप्स। तो ह्यूमन राइट ग्रुप्स किसकी बात कर रहे हैं, रिलीजन्स की बात कर रहे हैं, किसमें, पॉलिटिक्स में। तो इससे हमें पता चलता है कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। तीसरा, वीमेंस के एम्पावरमेंट की जब बात हो रही थी तो महिलाओं ने आर्ग्यू किया कि उनके जो फैमिली लॉज हैं हर रिलीजन में वो उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। महिलाएं कहती है कि भले चाहे वो हिंदू महिला हो, वो कहती है कि हमें घूंघट निकालना पड़ता है, हमें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। वहीं मुस्लिम महिला होगी वो भी बोलेगी कि हमें बुर्का पहनना पड़ता है, ठीक है। या कोई क्रिश्चियन महिला होगी तो ये सभी जो महिलाएं हैं
उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई उनके जो फैमिली लॉज हैं या रिलीजन के जो लॉज हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उन लॉज को चेंज किया जाना चाहिए। तो महिलाएं भी किसकी बात कर रही है? रिलीजन की बात कर रही है। तो ओवरऑल जो है पॉलिटिक्स में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। रिलीजन जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को। एवरी रिलीजन हैज़ इट्स मॉरल वैल्यूज़ एंड गाइड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड है, इसमें कोई इशू नहीं है। रिलीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पॉलिटिक्स को गाइड कर रहा है, एक राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब रिलीजन जो है वो कम्युनलिज्म का रूप ले लेता है। रिलीजन किसका रूप ले लेता है? कम्युनलिज्म का। जैसे कम्युनलिज्म क्या होता है? व्हेन अ रिलीजन इज कंसिडर्ड सुपीरियर, जब कोई ऐसा मानता है कि भाई हमारा रिलीजन सुपीरियर है, बाकी सभी रिलीजन इन्फीरियर है, बाकी सभी रिलीजन नीचे हैं, ठीक है। और रिलीजन जो है वो देश का बेसिस बन जाए कि भाई हम, जैसे कोई कहे कि आज हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो अगर हम खाली यही बात करें कि भाई हिंदू, तो मुस्लिम्स का क्या होगा, क्रिश्चियंस का क्या होगा, जोरोस्ट्रियंस का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कोई किसी एक रिलीजन को सुपीरियर माना जाए और अदर रिलीजन्स को इन्फीरियर माना जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा? कम्युनलिज्म, ठीक है। जब किसी देश का बेसिस ही रिलीजन बन जाए, जैसे पाकिस्तान किस बेसिस पर बना? रिलीजन के बेसिस पर, इस्लाम के बेसिस पर, और इसलिए वहाँ पर कम्युनलिज्म है, और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ठीक है। व्हेन स्टेट पावर इज़ यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप, जब स्टेट पावर यानी कि जब सरकार जो है अपनी पावर को यूज़ करती है किसी रिलीजन की डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए, जैसे आज हमारी जो सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे देश में, अगर ये सरकार चाहे कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदूज़ की डोमिनेशन चाहते हैं और हिंदूज़ के फेवर्स में रूल्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब स्टेट की पावर यूज़ करके वो ऐसे रूल्स बनाएंगे, तो इस टाइप की जो पॉलिटिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस टाइप के जो पॉलिटिक्स होती है वो देश की या डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। कम्युनलिज्म में मानने वाले जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव टुगेदर। वो ऐसा मानते हैं कि जो अलग अलग रिलीजन्स हैं वो सब साथ में नहीं रह सकते, एक देश में एक ही रिलीजन रह सकता है, और इसलिए वो बोलते हैं कि भाई आप जो दूसरे रिलीजन है वो छोड़ के अपना एक अलग देश में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, हमारे देश में मत रहो। तो उनकी यही आइडियोलॉजी होती है कि हमारे देश में सिर्फ हम ही रह सकते हैं, दूसरे रिलीजन नहीं रह सकते। तो ये होता है कम्युनलिज्म। ठीक है। ऑल्दो इनका जो ये बिलीव है कि भाई एक कम्युनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये खुद ही एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि कोई एक रिलीजन है, तो एक रिलीजन में जैसे सारे लोग हैं, तो सारे लोग एक आइडियोलॉजी के तो होंगे नहीं, सबकी एक अलग आइडियोलॉजी होगी, सबके एक अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे कोई एक बंदा चाहता है कि वो भारत में हिंदू राष्ट्र बने, ठीक है। दूसरा बंदा चाहता है कि भारत का डेवलपमेंट हो, तीसरा बंदा चाहता है कि भारत में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आवे, एक और बंदा चाहता है कि भारत में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो। तो सबका ऑब्जेक्टिव अलग है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग है। पर कम्युनलिज्म क्या करता है? पूरे एक रिलीजन को सिंगल यूनिट में काउंट कर लेता है कि भाई हम हिंदू हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, जबकि सारे हिंदू से तो पूछा ही नहीं आपने कि उनका क्या मत है या वो क्या चाहते हैं। तो सिंगल यूनिट में, और उनके रिलीजन में जो अलग अलग वॉइसेस हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है। तो एक ही रिलीजन में मल्टीपल वॉइसेस होती है, तो उनको सप्रेस कर दिया जाता है। किसकी वजह से? कम्युनलिज्म में। और कम्युनलिज्म इसलिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म किस किस टाइप का होता है, उसकी क्या क्या फॉर्म्स होती है। पहले टाइप का कम्युनलिज्म होता है कि जब हैविंग स्टीरियोटाइप्स प्रीजुडिसेस अबाउट अ रिलीजन, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं किसी धर्म के बारे में पहले से कुछ पूर्व धारणाएं होती है या कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे कि ये रिलीजन बहुत ख़राब है, इसके लोग बहुत बेकार होते हैं, ये लोग बहुत क्या बोलते हैं कि ये तो आतंकवादी है, या इस रिलीजन के लोग क्रिमिनल माइंडसेट के हैं। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स है माइंड में, तो ये भी एक टाइप का कम्युनलिज्म है। अब चाहे वो रिलीजन का आदमी अच्छा भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी वो आदमी ख़राब ही हो, हर रिलीजन का हर आदमी ख़राब थोड़ी होता है। तो इसलिए ये जो स्टीरियोटाइप्स है ये भी एक तरह का कम्युनलिज्म का पार्ट है। दूसरा, ये खुद का जो रिलीजन होता है उसको सुपीरियर मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो बेस्ट है और बाकी सारे रिलीजन बेकार है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कम्युनलिज्म है। दूसरे टाइप का कम्युनलिज्म है डिज़ायर ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ ऑन रिलीजन। जब कोई लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे रिलीजन का राज हो, हमारे धर्म का राज हो देश में, या हमारे धर्म की पॉलिटिकल या सरकार बने,
तो पॉलिटिकल डोमिनेंस अपना रिलीजन का चाहना, ये भी एक तरह का कम्युनलिज्म है, ठीक है। तीसरा टाइप का कम्युनलिज्म होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जब रिलीजियस सिंबल और इमोशनल सेंटिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं रिलीजन्स को, जैसे कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है इलेक्शन से पहले, तो वहाँ पर जैसे मैं एक सेक्रेट धागा पहन के चला जाऊँ हिंदूज़ को खुश करने के लिए, या मुस्लिम को खुश करने के लिए एक कैप पहन कर चला जाऊँ, टोपी पहन कर चला जाऊँ, तो ये रिलीजियस सिंबल्स अगर मैं यूज़ करके लोगों को बहकाता हूँ या उनको अपनी तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, भाषण में मैं कहता हूँ कि भाई ये धर्म बहुत बेकार है और हमें इनके खिलाफ लड़ना है और आप सब जो है हमारा सपोर्ट कीजिए, किसी एक रिलीजन से अपील करना, तो ये सब भी एक टाइप का कम्युनलिज्म का पार्ट है, ठीक है। और सबसे अगली फॉर्म जो होती है कम्युनलिज्म की, सबसे बेकार जो फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म जो माना जाता है वो है कम्युनल वायलेंस। जब टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, तो कम्युनल वायलेंस होते हैं, आपस में सिविल वॉर होते हैं, लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो ये सारे मैसेकर्स होते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे मैसेकर्स कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ, उनको मार मार कर वहाँ से भगाया गया कश्मीरी पंडित्स को। तो ये सारे जो मैसेकर और ये कम्युनल वायलेंस है, ये सबसे अगली फॉर्म है कम्युनलिज्म की, ठीक है। तो ये अपने 4 फॉर्म्स पढ़ी कम्युनलिज्म की। देन नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स न्यू दैट कम्युनलिज्म विल किल द डेमोक्रेसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पहले से पता था कि अगर इंडिया में कम्युनलिज्म आया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं तो बहुत हाई चांसेस है कम्युनलिज्म बढ़ने के, तो अगर कम्युनलिज्म आया तो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी ना देते हुए सेक्युलर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया, यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या सबको इक्वल राइट्स दिए या सबको इक्वलिटी में देखा गया। जैसे ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे रिलीजन्स को इक्वल मानते हैं। देखिए, जैसे पहला प्रोविजन है कि देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यहाँ पर सारे रिलीजन्स शांति से रह सकते हैं, कोई एक रिलीजन को ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जैसे कि पाकिस्तान का रिलीजन है इस्लाम, तो पाकिस्तान ने इस्लाम को इम्पोर्टेंस दी है, तो वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं उनके खिलाफ अत्याचार बढ़े, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ है वो बढ़ी। तो ऐसा इंडिया में नहीं किया गया। तो पहला प्रोविज़न तो ये हो गया, तो इससे पता चलता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि एनी पर्सन कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है, उसको मान सकता है, और वो व्यक्ति चाहे तो किसी भी रिलीजन को ना मानना चाहे तो भी वो भी पॉसिबल है कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे को कोई रिलीजन नहीं फॉलो करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है। फिर तीसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इंडिया में रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जैसे आप कभी कॉलेज या स्कूल में जाते हो तो ऐसा कभी होता है कि आपको पूछते हैं कि भाई आप हिंदू या मुस्लिम हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या आप हिंदू हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या आप क्रिश्चियन हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। तो रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इंडिया में, ठीक है। और चौथा, स्टेट कैन इंटरवीन टू रिलीजियस मैटर्स टू एंश्योर इक्वलिटी। और कभी ऐसा कभी कुछ हो जाए कि भाई 2 रिलीजन के बीच में इक्वलिटी नहीं है, कोई एक रिलीजन हावी हो रहा है, तो उस मामले में जो सरकार है वो इंटरवीन कर सकती है और दोनों जो रिलीजन्स है उनमें इक्वलिटी को इंश्योर करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो नेशन है वो सेक्युलर नेशन है या सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, अभी तक अपन ने जेंडर का पॉलिटिक्स में क्या रोल है वो पढ़ा, फिर रिलीजन और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या रोल है वो पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कास्ट इनइक्वलिटी, कि भारत में कास्ट इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओवर द टाइम जो पहले वर्ण सिस्टम होता था, इंडिया में वर्ण सिस्टम होता था कि जो लोग पढ़ाई करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। जो युद्ध वगैरह लड़ते थे वो क्षत्रिय थे, जो व्यापार या ट्रेड वगैरह करते थे वो वैश्य थे, और जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते थे वो शूद्र। तो ये 4 वर्ण सिस्टम थे। ये बर्थ के बेसिस पर नहीं था, पर ओवर द टाइम ये बर्थ के बेसिस पर हो गया, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, इस तरीके से कास्ट का फॉर्म ले लिया। अब कास्ट ग्रुप क्या करते हैं, कास्ट अपना एक सोसाइटी बना देती है, और कास्ट अपनी ही कास्ट एक कास्ट के लोग उसी कास्ट में शादी करते हैं, दूसरी कास्ट के लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते वगैरह, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है।
और उनके लिए जो दूसरी कास्ट है वो लोअर कास्ट होती है, ठीक है। तो बहुत से रिफॉर्मर्स आए, जैसे ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, ऐसे बहुत से रिफॉर्मर्स आए। इनके एफर्ट्स की वजह से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज की वजह से आज के समय में कास्ट सिस्टम जो है वो वीक हो गया है। पहले के टाइम में कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लोग अनटचेबिलिटी फॉलो करते थे, किसी ने कुछ छू लिया है तो उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे वगैरह, इस तरह की अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे। पर ओवर द टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की वजह से और रिफॉर्मर की वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और डे बाय डे और वीक होगा। आज के टाइम में हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम स्कूल में जैसे जहाँ बैठे तो हमारे पास में जो लड़का बैठा वो किस कास्ट का है या हमारे साथ किस कास्ट का बंदा बैठ के खाना खा रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कास्ट सिस्टम वीक हुआ है। सिटीज़ में भी यही हुआ कि एजुकेशन के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट के कारण कास्ट सिस्टम वीक हुआ है। बट अभी भी कुछ रिफॉर्म्स और की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आज के टाइम पे भी बहुत से लोग सिर्फ अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी आज भी फॉलो की जाती है, ठीक है, गाँव में। तो अभी भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सोसाइटी को, अगर आपको किसी भी सोसाइटी या सोशल ग्रुप का डेवलपमेंट करना है, एम्पावर करना है, तो आप उनको पॉलिटिकल पावर्स दे दो, तो वो अपने फेवर में पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपना एम्पावरमेंट खुद करेंगे, ठीक है। तो कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है ये समझते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कैंडिडेट चूज़ करती है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा उनकी तरफ से, तो वो किस बेसिस पे करती है, कास्ट प्रोपोर्शन पे। वो देखती है भाई जैसे कोई एक एरिया है, जैसे इस एरिया में मान लिया यादव कास्ट मेजोरिटी में है, तो वो क्या करेंगे, यादव कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। इनका जो कैंडिडेट होगा वो भी यादव कास्ट का ही होगा, क्योंकि वो जो कास्ट है मेजोरिटी में तो बहुत हाई चांसेस हो जाता है कि वो कास्ट के बेसिस पर वोट प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और जब कैंडिडेट चेंज जाते हैं तो गवर्नमेंट बनाते टाइम पे वो ध्यान रखते हैं कि मेजोरिटी जो कास्ट होती है उनके जो लीडर्स होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है या उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो कास्ट का एक तो ये रोल हो गया कि कैंडिडेट्स को चूज़ करने में कास्ट का रोल है। दूसरा, जब ये कैंडिडेट जब पॉलिटिकल पार्टीज़ करेगा, पॉलिटिकल रैलीज करेगा, तो क्या करेगा कि कैंपेन्स के दौरान कैंडिडेट सीक सपोर्ट फ्रॉम कास्ट एंड कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स आर प्रमोटेड। अब जब ये कैंडिडेट रिलीज में जाएगा तो ये अपने जो कास्ट के लोग होंगे उनसे अपील करेगा कि मैं आपकी कास्ट का हूँ तो आप मुझे वोट करना, ठीक है, मैं अपनी कास्ट के लिए ये काम करूँगा, ठीक है, और कि हमारी कास्ट का इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा वगैरह। तो कास्ट बेसिस पर सेंटिमेंट्स यूज़ करके कास्ट के नाम पर वोट मांगते हैं, ठीक है। जैसे और कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनकी इमेज ही ऐसी बन गई है कि ये इस कास्ट के लिए जानी जाती है। जैसे समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी ऐसा बोला जाता है कि ये यादवों की पार्टी है, यादवाज की पार्टी है। तो ये कुछ पार्टीज़ ने अपनी इमेज ही कास्ट के बेसिस पर बना ली है। फिर कास्ट का क्या रोल हुआ कि 1 पर्सन 1 वोट। जब डेमोक्रेसी आई, इंडिपेंडेंट हुआ, तो वही कोई किसी भी कास्ट का हो, एक इंसान एक ही वोट डाल सकता है, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तो भी एक ही वोट डाल सकता है। क्षत्रिय हो, वैश्य हो या आदिवासी हो, कोई निचले स्तर का या सबसे लोएस्ट डिवीज़न या जो समाज में सबसे निचले स्तर पर जो लोग हैं उनके लिए भी सिंगल वोट होता है। तो उनमें एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई कि जब अपर कास्ट का भी सिंगल वोट है और हमारा भी सिंगल वोट है तो हम दोनों इक्वल हुए। तो उन्हें ये कॉन्शियसनेस आई और वो अपने लिए पॉलिटिकल अपनी जो है पॉलिटिकल या अपने जो राइट्स हैं उनकी डिमांड्स करने लगे। तो ये कास्ट का रोल है पॉलिटिक्स में, ठीक है। हालांकि कास्ट का एक मेजर रोल है पॉलिटिक्स में, पर अपन ये नहीं कर सकते कि वी कैन नॉट से दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, ठीक है, कि इलेक्शन जो है वो सब कास्ट पे ही बेसिस है। इलेक्शन में दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते खाली कास्ट के बेसिस पर कोई जीत गया, ठीक है। ऐसा कैसे, जैसे इंडिया की अपन बात करें तो नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। तो भारत में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक एरिया होता है जहाँ से एक पॉलिटिकल लीडर चुन के आता है, तो एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहाँ पर सिंगल कास्ट की मेजोरिटी हो, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक भी कास्ट मेजोरिटी में नहीं है, तो मतलब कास्ट के बेसिस पर कोई व्यक्ति सिर्फ कास्ट के बेसिस पर नहीं जीत सकता, दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं कास्ट के साथ, ठीक है। फिर अ पार्टी कैन नॉट गेट ऑल द वोट्स ऑफ कास्ट। अब चलो मान लो कि कोई कास्ट मेजोरिटी में है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति को एक कास्ट के सारे वोट मिल जाएं। उस कास्ट के कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को भी तो वोट कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति को सारे वोट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर
मल्टीपल पार्टीज विल चूज कैंडिडेट फ्रॉम अ डोमिनेंट कास्ट। जैसे मान लिया ये एक एरिया है, यहाँ पर जैसे भील कास्ट जो है वो डोमिनेट है, ठीक है। तो बीजेपी क्या करेगी, एक भील कास्ट के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाएगी। तो कांग्रेस भी तो यही करेगी, कांग्रेस भी तो एक भील कास्ट के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाएगी। तो ये जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, आपस में बट जाएंगे। तो ठीक है, तो इस वजह से भी अपन कह सकते हैं कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकता। दूसरा, ऐसा बहुत सी बार देखा गया है कि जो करंट एमपीज और एमएलएज हैं, जो अभी जो एमपीज और एमएलएज हैं, वो इलेक्शंस हार जाते हैं। तो अगर कास्ट के बेसिस पर जीते होते तो अगले इलेक्शन में भी जीतते, वो इस इलेक्शन में क्यों हारते हैं? तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि खाली कास्ट बेसिस नहीं हो सकता। हालांकि कास्ट का एक मेजर रोल है, पर कास्ट एकमात्र बेसिस नहीं है इलेक्शंस में। परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट और डेवलपमेंट भी मैटर करते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, उन्होंने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया और उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए, ये भी लोग ध्यान में रखते हैं कास्ट के साथ साथ, ठीक है। तो कास्ट का ये रोल हुआ पॉलिटिक्स में। अब जब कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, पर पॉलिटिक्स भी किसी न किसी तरीके से कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। तो चलिए वो देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। Caste has a role in politics. Similarly, politics also has influence in caste. Due to political ambitions, caste groups want to become bigger by including subcaste. अब जो कास्ट ग्रुप्स जो है, जो छोटे कास्ट ग्रुप हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी कास्ट की कोई गवर्नमेंट बने या उनके कास्ट का कोई लीडर बने। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी जो सब कास्ट होती है या उनसे रिलेटेड जो कास्ट होती है उनको अपने ग्रुप में मर्ज करना चाहते हैं। जैसे आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी एक ग्रुप है, ठीक है। अब आदिवासी में बहुत सारी अलग अलग कास्ट होती है, भील, गरासिया वगैरह, मीना वगैरह, जो भी बहुत सारी कास्ट होती है। तो ये सारे ग्रुप अपने आप को आदिवासी बताते हैं। वो कोई भी अपनी आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर कास्ट से नहीं बताता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने कास्ट ग्रुप को वो बड़ा करना चाहते हैं, वो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ठीक है। फिर कास्ट ग्रुप गो इनटू कोएलिशन फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण से और राजपूत से अगर इनको लगता है कि भाई इन दोनों की पॉपुलेशन कम है, तो ये दोनों ग्रुप मिलकर कोएलिशन करते हैं। कोएलिशन यानी दोनों ग्रुप मिलकर सरकार बनाते हैं, मिलकर अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं। जैसे XYZ कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा करेगा, और अगर ये जब जीतेगा तो ये दोनों राजपूत और ब्राह्मण दोनों पार्टीज का ध्यान रखेगा, ये दोनों की इंटरेस्ट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं वो कोएलिशन करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की वजह से। तो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस किस पर पड़ रहा है? कास्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। रिसेंट टाइम में कुछ नए कास्ट ग्रुप, न्यू कास्ट ग्रुप्स भी इमर्ज हुए हैं। जैसे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू दलित्स, OBCs एंड गेन एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप भी सामने आए जैसे बैकवर्ड कास्ट। पहले सब अपनी अपनी कास्ट के नाम से जाने जाते थे, पर अब अपने आप को वो बैकवर्ड कास्ट बताते हैं, ताकि एक बड़े एरिया को या मल्टीपल कास्ट को वो मर्ज कर सके। और जब मल्टीपल कास्ट जब मर्ज होगी तो वो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल कर पाएंगे, उनके जो राजनीति के जो उद्देश्य हैं वो उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं इंडिया में, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि सरकार का ध्यान जो इम्पोर्टेंट काम है उससे भटकता है। जब सरकार का ध्यान सिर्फ कास्ट पर होगा कि किस कास्ट की सरकार बनानी है, किस कास्ट को रिजर्वेशन देना है, किस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उनका इम्पोर्टेंट इशू जो है हमारे देश में, जैसे पुवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, करप्शन हो गए, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सरकार के ध्यान से छूट जाते हैं। सरकार का उन पर ध्यान नहीं जाता, उनका एकमात्र फोकस बन जाता है कि किस तरीके से किसी मेजर कास्ट को इन्फ्लुएंस किया जाए, या उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, या उनको कैसे अपनी तरफ किया जाए, ठीक है। फिर इससे क्या होता है? टेंशन्स बढ़ती है डिफरेंट कास्ट ग्रुप में। जब किसी एक कास्ट ग्रुप को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो दूसरा कास्ट ग्रुप उससे नाराज़ होगा, उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, और इससे क्या होगा? दो कास्ट ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, दो कास्ट ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कास्ट पॉलिटिक्स के।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इंडिया में सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी किस प्रकार है, ठीक है। तो इंडिया में सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में 79% के आसपास कौन है, हिंदूज़ है। 79% हिंदूज़ है, लगभग 14% मुस्लिम्स हैं, ठीक है। लगभग 1.5% के आसपास सिख हैं, अराउंड 2% क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। और बाकी रेस्ट रिलीजन जो है वो 2% का रहा। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिवीजन है सोशल और रिलीजियस बेसिस पर इंडिया का, ठीक है। तो ये आप इस तरीके के जो डेटा हैं वो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो रिलीजियस डाइवर्सिटी की जब बात हो रही हो, ठीक है। या फिर रिलीजन का पॉलिटिक्स में जब यूज़ की बात हो रही हो तो आप बता सकते हैं कि भाई जैसे हिंदुज़म एक मेजर रिलीजन है, तो कुछ गवर्नमेंट क्या करती है कि हिंदुज़म को इन्फ्लुएंस करती है, अपनी तरफ करने का ट्राई करती है ताकि मेजोरिटी वोट उनको मिल सके। तो इस तरीके से आप डेटास का यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। नेक्स्ट है कास्ट इनइक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया में जो कास्ट की इनइक्वलिटी है उस पर बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, लोअर कास्ट को एजुकेशन और प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते थे, तो इसके इम्पैक्ट आज भी दिखते हैं हमें। पहले जो लोअर कास्ट होती थी वो कोई भी लैंड होल्ड नहीं कर पाते थे, वो कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी उनकी, ठीक है। और वो उनके पास प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था, इसके साथ साथ उनको पढ़ने का भी कोई राइट नहीं था। तो इस वजह से वो कास्ट जो है वो पीछे रह गई, एजुकेशन में भी पीछे रह गई और प्रॉपर्टी और इकोनॉमिकली भी पिछड़ गई। तो इसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है। इससे कुछ एवरेज अपन जैसे देखते हैं, एवरेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर कि एक महीने में कौन सी कास्ट कंजप्शन यानी जैसे खाना पीना, पहनना, कपड़े वगैरह, उन सब पे सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है, ठीक है। तो जो अपर कास्ट जो है इंडिया की, जो अपर कास्ट है वो सबसे टॉप पर आती है खर्चा करने के मामले में। फिर जो लोअर कास्ट है वो सबसे बॉटम में आती है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई लोअर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला, उनके साथ जो भेदभाव हुआ पिछले टाइम में, उसका असर आज भी देखने को मिलता है कि आज भी वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आज भी वो इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, ठीक है। वहीं देखें कि हर कास्ट ग्रुप में पुअर मेंबर्स होते हैं, चाहे भले वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सब में गरीब आदमी तो होते ही हैं, पुअर मेंबर्स तो होते ही हैं। बट इसका प्रोपोर्शन अपर क्लास में बीपीएल का प्रोपोर्शन जो होता है वो लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कि अपर क्लास में, जैसे मान लिया कि अपर क्लास के 100 लोग हैं, ठीक है, इसमें अपर क्लास, तो इसमें गरीबों की संख्या या पुअर का पॉपुलेशन मान लो कि सिर्फ 10 है, 10% गरीब है अपर क्लास में। वहीं लोअर क्लास में होगा, क्या होगा, लोअर क्लास में 100 लोगों में से लगभग 50% लोग गरीब है या पुअर है। तो इसका मतलब कि जो प्रोपोर्शन है बीपीएल का वो लोअर क्लास में ज़्यादा है, वहीं रिच लोगों का प्रोपोर्शन अपर क्लास में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी है इंडिया में और इसका असर आज के टाइम में भी दिखता है। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अपन अगर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो है पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वो पार्टीज़ कैसे फॉर्म होती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पार्टीज़ की हमें ज़रूरत है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे इन पार्टीज़ में जो कमियां हैं उनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन लड़ता है और सरकार बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, विश टू ब्रिंग सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर गुड ऑफ ऑल। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाने चाहते हैं पूरे देश की भलाई के लिए। जैसे हालांकि देश के लिए क्या भला है वो सबके लिए अलग मैटर करता है, ठीक है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, ठीक है। किसी को लगता है कि देश के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, किसी को लगता है देश के लिए इंडस्ट्रीज ज़रूरी है, किसी को लगता है देश के लिए किसी एक रिलीजन का होना ज़रूरी है। तो सबका इसमें विचार अलग है, पर हर एक पार्टी का एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, और वो उस बेसिस पर पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स लाना चाहते हैं और ऐसा कहते हैं, और वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमारा जो प्लान है, हम जो प्लान लेकर आ रहे हैं वो हमारे देश के लिए सूटेबल है और ये बेस्ट प्लान है, और आप हमें जिताओ और हम इलेक्शन जीत कर ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है। जैसे बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीतेंगे तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाएंगे पार्लियामेंट में, और उन्होंने अभी 2023 में उसके लिए रिजर्वेशन लाए थे, विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो इस टाइप की कुछ पॉलिसीज जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज लाना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए जानी जाती है कि व्हाट दे स्टैंड फॉर। हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जानते हैं कि वो पार्टी किसको सपोर्ट करती है, किस चीज़ का वो स्टैंड लेती है और किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, ठीक है। इस बात से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहचानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक पार्टी का नाम ले लेते हैं, बीजेपी का नाम ले लेते हैं, तो बीजेपी किस चीज़ के लिए स्टैंड लेती है, तो बीजेपी डेवलपमेंट के लिए स्टैंड लेती है, बीजेपी हिंदुज़म के लिए स्टैंड लेती है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे वन नेशन यूनिटी की बात करती है बीजेपी, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज करना चाहती है। तो हम क्या जानते हैं बीजेपी को, इन जो जिन कामों पर बीजेपी स्टैंड लेती है, हम उन कामों से बीजेपी को जानते हैं। बीजेपी किसको सपोर्ट करती है या फिर बीजेपी के क्या इंटरेस्ट हैं, किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी अडानी अंबानी की सरकार है, ठीक है, तो उनके हिसाब से वो उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए जानी जाती है, व्हाट दे स्टैंड फॉर, व्हाट दे सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट दे अपहोल्ड, ठीक है। ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, ठीक है। सबसे पहला कैंडिडेट चूज करती है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए, कि हमारी पार्टी से कौन इलेक्शन लड़ेगा वो कौन चूज़ करता है, पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करती है। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड कि पार्टी लीडर डिसाइड करें, पार्टी लीडर डिसाइड करें कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। जैसे ये ए बंदा है, ये इलेक्शन लड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पार्टी लीडर बताएगा कि ये इलेक्शन लड़ेगा। वहीं दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे, और वोट करके डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं। तो इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो होता है, इंडिया में पार्टी लीडर डिसाइड करता है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, और यूएसए में क्या होता है कि मेंबर्स वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए इलेक्शन लड़ने के। फिर आते हैं अपन, ये तो हो गया पहला फंक्शन पार्टीज का। दूसरा फंक्शन क्या होता है, पार्टीज इशू मैनिफेस्टो। पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो इशू करती है। मैनिफेस्टो मतलब एक प्रोमिसेस होता है, इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ प्रोमिसेस एक पेपर रिलीज करती है जिसमें बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, इकोनॉमिक में ये डेवलपमेंट करेंगे, जनता के लिए ये काम करेंगे, यूथ के लिए हम ये पैसे देंगे या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम पेंशन देंगे बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, महिलाओं के लिए ये प्रोविजंस होंगे। तो ये सारी जो वादे होते हैं इलेक्शन से पहले वो पार्टीज अपने मैनिफेस्टो के थ्रू करती है, ठीक है। और उस मैनिफेस्टो के बेसिस पर पब्लिक से सपोर्ट मांगती है कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ये सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टीज़ क्या करती है, लॉ बनाने में। वैसे तो लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, पर पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हैं वो भी तो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पार्टी का रोल लॉ मेकिंग में भी आता है, ठीक है। फिर इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाती है पार्टीज 5 साल तक, 5 ईयर का टेन्योर मिलता है उनको। तो 5 ईयर्स तक वो गवर्नमेंट फॉर्म करके गवर्नमेंट को चलाते हैं। फिर जो पार्टीज हार गई है वो क्या करती है, अपोजिशन का काम करती है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है किन मैटर्स में, जिन मैटर्स में उनको लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है। जैसे अपोजिशन को लगता है कि सरकार का जो डिसीजन है वो गलत है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करेगी, जनता के सामने प्रेजेंट करेगी। तो ये काम किसका होता है, अपोजिशन पार्टीज़ का, ठीक है। फिर पार्टीज जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है पब्लिक मूवमेंट से, वेरियस मूवमेंट्स के थ्रू, कि जैसे मूवमेंट चलाती है, ठीक है। पार्टीज मूवमेंट चलाती है कि हमारे देश में महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पब्लिक का ओपिनियन चेंज होगा, पब्लिक भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, हाँ महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, पार्टीज, ठीक है। फिर पार्टीज वेरियस मूवमेंट को शेप करती है। एंड फाइनली एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। आज आपको गवर्नमेंट से कुछ भी काम कराना है तो जो आपके वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए या ऑफिसर्स हो गए, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है। उनसे एक आम आदमी डायरेक्टली नहीं मिल सकता।
पर आपके यहाँ का जो लोकल नेता है उससे आप मिल सकते हो। आपका लोकल नेता कभी भी आपसे मिलने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी तो इलेक्शन जीतना है आगे जाकर। तो इसलिए पार्टी जो है लोगों के लिए ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है, लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहती है, और लोगों के लिए सीधा पार्टीज तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। ठीक है, और इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या नेसेसिटी है, क्या क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी। तो पहला तो ये मैंने बात कर ली कि भाई ये सारी जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे फंक्शंस कौन करती है, पार्टीज करती है। उसके अलावा अगर देश में कोई भी सिंगल पार्टी नहीं होगी, सब इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, और जब इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जीतेंगे तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम कर पाएंगे। जैसे हर एक देश जो होता है, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, मैप थोड़ा सा ख़राब है मेरा तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। इससे हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होकर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होकर आएगा। तो ये होती कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेगा तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम कर पाएगा, वो पूरे देश का जिम्मेदारी नहीं ले सकता।